से मोदी जी आए हैं उनने हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया। ये भी उन्होंने किया है। वो हर चीज, खाने का भी राजनीतिकरण कर दिया उन्होंने। टिफिन साथ में रखता हूँ मैं, 2 पराठे साथ में रखता हूँ ताकि कभी भूख लगे तो। विपिन जी भाजपा में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। नालों का रुकने का काम कहाँ तक पहुंचा है? नालों का भी सारे नाले आप सामने देखेंगे, मिल रहे हैं नाले इसके अंदर। 80,000 लोगों ने अभी तक इसमें श्रमदान कर लिया। हमने 1600 1650 के आसपास ट्रॉली इसमें से कीचड़, गंदगी, गाद, जलकुंभी सारी निकाली। इसी शिवना मैया के अंदर खड़े रह के मैंने जिस दिन पर्चा दाखिल किया था, मैंने कहा था कि अगर मुझे मंदसौर की जनता मौका देती है तो मैं शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन कहीं न कहीं ये योजना मेरे हिसाब से फेल हो गई है। इसमें भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है। राजनीति में कुछ किले ऐसे होते हैं जिन्हें अभेद माना जाता है। मंदसौर भी भाजपा का एक ऐसा ही किला था जिसमें पिछले 20 सालों से भाजपा का सिक्का चल रहा था। लेकिन 2023 में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो इस भाजपा के किले को सिर्फ अपनी सादगी के दम पर ढहा देता है। राजनीति गलियारों में जो जॉइंट किलर के नाम से जाने जाते हैं, ये वही विधायक है जो भोपाल में एक ऑटो से सफर करने में भी अपनी सादगी नहीं भूलते हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे उनके प्रयासों के बारे में और आगे की उनकी रणनीति के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं मंदसौर विधायक विपिन जी जैन का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप, जब हम आपसे पहले मिले थे तो आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, बिल्कुल। आज विधायक बन गए हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर आपको लग रहा है? दोनों जिम्मेदारियों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, संगठन का काम करते हैं तो उस समय संगठन में लोगों को जोड़ना, अच्छे लोगों को आगे लाना, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाना, ये सारी संगठन की गतिविधियां रहती है। विपक्ष में थे तो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध करना, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, ये सारी चीजें रहती है। और जब जनप्रतिनिधि बन जाते तो ये सारी चीजें उल्टी वो रहती है, क्योंकि इसमें मेन जो हमारा मोटो रहता है अपने क्षेत्र के समस्याओं को सुनना, लोगों की समाधान करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना अपनी विधानसभा का, ये सारी चीजें रहती है। एक विधायक बनने के बाद उसमें काम करने का मौका मिलता है। आपका हाल ही में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आपका भोपाल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो आप विधायकों के ऑटो में घूम रहे थे। मतलब मैं जब वो वीडियो मैंने देखा तो मुझे पहले लगा कि आप शायद गाड़ी में होंगे, तो जब वीडियो दिखा तो पता चला आप ऑटो में थे। तो एक विधायक होके आप ऑटो में घूम रहे थे, वो आपकी समझ नहीं आया। मतलब आप विधायक होके इतनी सादगी से रह रहे हैं। मतलब विधायक, हम तो देखे कि पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष भी आज गाड़ियों में घूम रहे होते, आप विधायक होके ऑटो में घूम रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, वो कोई परमानेंट नहीं रहता है। मैं आज विधायक हूँ, फिर आगे दूसरे बनेंगे, पहले दूसरे थे, दूसरे बनेंगे। तो हमारी जो जीवनचर्या है, जीवन जीने का जो तरीका है, अगर हम विधायक बन गए तो उसको नहीं बदलना चाहिए। मैं मंदसौर में भी ऑटो में घूमता हूँ और पहले भी घूमता था, और लाखों ही लोग ऑटो के अंदर चल रहे हैं, करोड़ों लोग चल रहे हैं। अब वो योग संयोग था कि मैं ऑटो से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जा रहा था और एक टर्न पे ऑटो पलटी खा गया। लेकिन मेरी जो चुनाव से पहले जीवन शैली थी आज भी वही है, वही मेरा पहनावा है, वही मेरी गाड़ी है। हम पहले भी बस से भी जाते थे, ट्रेन से भी जाते थे, ऑटो से भी जाते थे, तो आज भी और एक सामान्य इंसान की तरह रहना चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं। नहीं पता ना कि एक विधायक बन गए तो विधायक को हो सकता है मतलब गाड़ी मिलती होगी। जहां तक मुझे ध्यान है, विधायकों को भोपाल में अपनी गाड़ी होती ही होगी। गाड़ी तो नहीं मिलती एक्चुअली में, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत सी बार हम ट्रेन से जाते हैं और वहाँ लोकल के काम ऑटो से घूम के, और ऑफिस जाना, मंत्रियों के बंगलों पे जाना है क्षेत्र की समस्या के लिए, विकास कार्य के लिए, तो ऑटो से घूम सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बीच शिवना भी यहीं पर ही है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे शायद इसी घाट से आपने शुरुआत भी करी थी कि शिवना को हाथ में लेके आपने कहा था कि मैं इस शिवना को शुद्ध करूंगा। तो आपकी मतलब क्या स्थिति है या शिवना की, आपने जब शुरुआत की थी अपने कार्यकाल की तब क्या स्थिति थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जब शुरुआत की थी तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है शिवना? देखिए, इसी शिवना मैया के अंदर खड़े रह के मैंने जिस दिन पर्चा दाखिल किया था, मैंने कहा था कि अगर मुझे मंदसौर की जनता मौका देती है तो मैं शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रयास करूंगा। और हमको 15 माह के आसपास हो गए हैं। शिवना में हम लगातार
इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसमें हम श्रमदान कर रहे हैं। 80,000 लोगों ने अभी तक इसमें श्रमदान कर लिया। हमने 1600 1650 के आसपास ट्रॉली इसमें से कीचड़, गंदगी, गाद, जलकुंभी सारी निकाली। आज जिस शिवना किनारे आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, पहले यहाँ ऐसी स्थिति थी कि हम खड़े भी नहीं रह सकते थे। जिस दिन पहली बार मैंने शिवना में उतरकर श्रमदान किया था, तो मैं आधे पौन घंटे से ज्यादा श्रमदान भी नहीं कर पाया था, क्योंकि इसके अंदर इतनी मछलियां, जल के जीव मरे हुए थे, बदबू आ रही थी, चारों तरफ नाले के पानी थे, बरसों से इसके अंदर जो चीजें डाल रहे थे वो सारी सड़ चुकी थी, तो इतना गंदा था यहाँ पे। लेकिन आज आप देखेंगे कि 100% तो प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है जी, लेकिन बहुत कुछ इसमें सुधार आया है। लोगों में अवेयरनेस भी आई है, शिवना के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है कि शिवना हमारी मैया है, मंदसौर का प्रमुख जल स्रोत है, तो हम इसको शुद्ध रखें। क्योंकि आप देखोगे आज चारों तरफ इतनी बीमारियां बढ़ रही है, और मैं जो मानता हूँ कि बीमारी का सबसे बड़ा एक मेन कारण है पानी। हमारी बॉडी में 75% पानी रहता है, और अगर हमको शुद्ध पानी ही नहीं मिलेगा तो बीमारियां तो बढ़नी है। तो हमारे जितने भी जल के स्रोत है, चाहे नदी है, बावड़ी है, तालाब है, कुएं, हमको उनको प्रदूषण से मुक्त करना ही पड़ेगा। अभी इसके बारे में जब मैं पता कर रहा था तो कुछ 30 करोड़ के आसपास का बजट आया शिवना शुद्धिकरण को लेकर, तो उस पे कितना कार्य हुआ है और कितना कार्य अभी बाकी है? देखिए, शिवना का कुछ घाट और सीवरेज का और एक बजट 29 करोड़ रुपए का हर हर गंगे नमामि प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत हुआ था, जब मैं विधायक भी नहीं था। उससे पहले ही ये प्रोजेक्ट की ड्राइंग और सारी चीजें फाइनल हो गई थी, इसका निर्माण कार्य भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट बना है, जिसने भी बनाया प्रॉपर तरीके से इसको एक तो प्रोजेक्ट को बनाया नहीं, उसके बाद इनको ठेकेदार भी अच्छा नहीं मिला, और आए दिन उसकी सीवरेज, अभी तो उसका काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो 1.5 साल का काम था वो 4 साल हो गए, और मुझे नहीं लगता कि अभी तो 1-2 साल और लगेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये योजना मेरे हिसाब से फेल हो गई है। इसमें भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है। मैंने कितनी बार पत्र भी लिखे हैं, अधिकारियों को बुलाया भी है, लेकिन जो ड्राइंग पहले बन गई थी, जो निर्माण कार्य पहले हो गए, उसमें अब ज्यादा कुछ हम सुधार कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा इसमें प्रयास है। मैं अभी नवीन कलेक्टर साहब से भी मिला था, उनको मैंने यही कहा था कि सर, इसमें जो प्रमुख काम है, शिवना नदी के अंदर जो नाले मिल रहे हैं, और इनको प्रमुख कार्य को पहले प्राथमिकता से पूर्ण कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप जो कह रहे हैं, जैसे आपने जो भ्रष्टाचार की आप कह रहे हैं कि जो बजट आया है उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है, ठेकेदार ठीक नहीं है, तो आप भी तो विधायक है, तो क्या आप इन पे आपत्ति नहीं ले सकते हैं, या फिर रुकवा नहीं सकते हैं, या फिर कोई ठेकेदार जैसा आप बता रहे हैं कि नहीं कर रहा है ठीक से काम, तो क्या उनका बदलाव नहीं हो सकता है? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि ठेकेदार को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और बड़ी मुश्किल से तो पैसा आया है, और जो निर्माण कार्य ये सीवरेज लाइन मेरे पहले ही डल गई थी, तो अब हमारा प्रयास है कि उसको टर्मिनेट भी कर देंगे, तो ये जो काम है बीच में ही अधूरा लटका हुआ रह जाएगा और बरसों लग जाएंगे इसमें। क्योंकि एक बार कोई अगर ठेकेदार छोड़ के जाता है तो सारी प्रक्रिया और नहीं होते हैं, और फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सारे अधिकारियों से मिलके और हमारा ये प्रयास हो रहा है कि कम से कम जो काम अब बचा है वो गुणवत्ता पूर्वक हो और प्रॉपर हो जाए, और सबसे पहले हम जो शिवना के अंदर गंदे नाले मिल रहे थे उनको बंद करवा दें। तो अभी जो नाले मिल रहे थे, मतलब अभी तक जो नाले शिवना में मिल रहे थे, शहर भर के नाले शिवना में ही मिलते रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या वो सब रुक गए हैं या अभी रुकने बाकी है? मतलब कहाँ तक काम पहुंचा? नालों का रुकने का काम कहाँ तक पहुंचा? नालों का भी सारे नाले आप सामने देखेंगे मिल रहे हैं नाले इसके अंदर, लेकिन अभी क्या शिवना पथवे का भी काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नाले भी डैमेज हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि योजना चाहे ये फेल तो हो गई है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम नाले वाली जो शिवना के अंदर मिल रहे हैं, ये तो उस योजना के तहत पूरा प्रॉपर काम होकर गंदे नाले शिवना में नहीं मिले। शिवना को लेके जैसे सबसे बड़ी समस्या अभी इस नदी में जलकुंभी की हो रही है। जलकुंभी अपन आप 140 दिन, जहां तक मुझे ध्यान है, शायद 139 दिन के आसपास आप श्रमदान करते हुए आपको हो गए, तो आप मैन्युअली कर रहे हैं, मतलब आप श्रमदान करके जलकुंभी को हटा रहे हैं, तो उससे कुछ जगह तक तो जलकुंभी साफ हो जा रही है, मतलब मंदिर के सामने की जलकुंभी तो साफ हो जाती है, लेकिन हाथ से हम पूरी नदी तो साफ नहीं कर सकते श्रमदान करके, तो उसको जड़ से मिटाने के लिए क्या करें? क्योंकि आप आज साफ कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से जलकुंभी उग जाती है, तो क्या उसके रूट कोज पे काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए,
छोटे पुल से लगा के बड़े पुल तक इस बार एक भी जलकुंभी का दाना नहीं आया। तो हमने बार बार निकाली तो वो बीज ही उसके अंदर खत्म हो गया। तो ये जो मंदसौर के अंदर मुक्तिधाम से उधर आगे हमने उधर गए नहीं, लेकिन ये पूरी जलकुंभी मुक्त हो चुकी है। ये अभी बारिश के कारण कहीं जलकुंभी होगी कहीं किलोमीटर दूर, तो वो बह के आई थी इसलिए उसको निकाला। लेकिन मंदिर के सामने और छोटे पुल से लगाकर मुक्तिधाम तक जलकुंभी इस बार आई नहीं, पैदा ही नहीं हुई वो। नहीं, एक जलकुंभी का कारण, जैसे मैं जब नदी के बारे में पढ़ रहा था कि जलकुंभी क्यों होती, तो उसमें 3-4 चीजें निकल के आई थी। एक तो पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जलकुंभी को पनपने में आसानी होती है, मतलब बहुत जल्दी से। और एक और कारण था कि नदी की सतह पे काद जम जाती है, अगर उसको साफ नहीं करते हैं तो बीज को पनपने में एक काद मिलती है जिससे वो पनपती है। तो पानी क्योंकि साफ ही नहीं है, पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ रही है, और ये किस कारण से मिलती है? एक तो सीवेज लाइन से, और दूसरा जो सरफ का यूज होता है, जैसे कोई जीव जानवर को नहलाने का हम देखते हैं नदियों के किनारों पे नहलाते हैं, कपड़े धुलने का काम होता है। तो इन चीजों पे भी रोक लगाने की क्या योजना है आगे? क्योंकि इनको अगर नहीं रोका जाएगा तो जलकुंभी हम आज साफ कर देंगे, कल फिर से आ जाएगी। नाले तो हमारे करीब करीब इसमें हम बंद करवा देंगे, और घाट पे स्नान करते हैं, हमने साबु शैम्पू पे प्रतिबंध लगा रखा है यहाँ पर के। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि शिवना में जो जलकुंभी वाला मामला है वो तो खत्म हो जाएगा। जलकुंभी मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी होगी। तो ये सिर्फ इस एरिया में या फिर पूरी नदी की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये पूरी नदी की, ये जो अपने छोटे पुल से लगा के और रामगढ़ तक पूरी ये जलकुंभी। लेकिन पर बात तो वही हो गई ना, फिर जलकुंभी तो बहुत जल्दी फैलती है। हाँ। अगर हम पूरी पे नहीं रोकेंगे तो फिर बह के या फिर किसी भी तरह से पनप के तो फिर आएगी। नहीं, उसका मतलब जड़ से इसका एक्चुअली में क्या है कि जिधर साफ पानी है उधर तो दिक्कत नहीं है, केवल ये इधर ही दिक्कत थी, तो इधर ये नदी के इधर साफ हो जाएगी। तो मशीनों का इस्तेमाल भी इनमें हो रहा है? क्योंकि नहीं, मशीनों का तो जलकुंभी की मशीन हम ला सकते हैं, लेकिन क्या है कि इधर जो नदी है उसके अंदर पानी 1-2 फीट या 3 फीट ही रह जाता है। तो वो मशीन कम से कम 15 फीट पानी होगी तो उसके ऊपर चलेगी, और इसकी जरूरत ही नहीं है मशीन की। बिना मशीन के भी साफ आप बता हो जाएगी, 1000% हो जाएगी। तो मतलब आप अगले साल कुछ कब तक हम मान के चलेगी नदी? नहीं, नदी इधर जलकुंभी तो हमारी मुक्त हो गई है। अब इसके अंदर से हमको मिट्टी, गाद, और ये पुरानी है तो ये अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये जैसे निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ, इधर अभी हमारा घाट बनेंगे, कुछ घाट और इधर बन रहे हैं, सामने भी घाट बन रहे हैं। सामने घाट बन रहे हैं, सौंदर्यीकरण होएगा, रोड चौड़ा हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर से जितनी भी मिट्टी, गाद, और निकाल के इसका गहरीकरण करेंगे। नदी का गहरीकरण भी होगा। तो हमने सोशल मीडिया पे आपके बारे में डाला कि हमारे अगले जो मेहमान होने वाले हमारे शो पर वो विपिन जी जैन होने वाले हैं। तो कुछ सवाल हमको जनता की तरफ से भी मिल रहे थे, उनमें मुख्य रूप से सवाल ये आ रहा था कि आप शिवना को लेकर तो काम कर रहे हैं निरंतर, शिवना के अलावा आपकी क्या योजनाएं हैं? आगे आप क्या करने वाले मंदसौर के लिए? क्योंकि अभी भी लंबा समय आपका बाकी कार्यकाल था, तो आगे की परियोजनाएं आपकी क्या है मंदसौर को लेकर? देखिए, शिवना को जो प्रदूषण मुक्त करने का काम है वो तो चल रहा है और वो हो जाएगी। उसके अलावा हमको शिवना नदी के किनारे रिवर फ्रंट टाइप डेवलपमेंट करना था। उसके लिए भी मैंने प्रयास किया और उसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है, बहुत जल्दी उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो कास्टकार से लगाकर बड़े पुलिया तक सौंदर्यीकरण हो जाएगी, रिवॉल्विंग वॉल बन जाएगी, लोगों को बैठने के लिए चेयर्स बन जाएंगे, घाट बन जाएंगे। तो ये क्या है कि एक रिवर फ्रंट टाइप हो जाएगा और अच्छा सुंदर भी लगेगा। इसके अलावा एक कालाखेत की समस्या थी, उसका भी मैंने चुनाव में वादा किया था कि कालाखेत को हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे, और वहाँ पर जो कालाखेत स्टेडियम बरसों से निर्माण के लिए अधूरा पड़ा है तो उसका निर्माण कराएंगे। तो उसके तहत भी हमने कालाखेत को 25-30 साल से अतिक्रमण कर रखा था वहाँ पे, तो वो अतिक्रमण मुक्त हो गया है। एक इंडोर स्टेडियम की बड़ी आवश्यकता थी, इंडोर स्टेडियम भी हमारा स्वीकृत हो चुका है, तो हॉकी टर्फ के पास में इंडोर स्टेडियम भी बहुत जल्द बन जाएगा। एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं महाराणा प्रताप चौराहे से नयापुरा रोड होते हुए, शुक्ला चौक होते हुए, धान मंडी होते हुए पशुपतिनाथ जी प्रतापगढ़ पुलिया तक रोड का चौड़ीकरण हो जाए और नया रोड बन जाए, क्योंकि उस पर ट्रैफिक भी बहुत है और जाम भी बहुत लगते हैं। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक हमारा काबरा पेट्रोल पंप से शिवना पुल तक इसका चौड़ीकरण का था, वो भी हमारा स्वीकृत हो चुका है। और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी सारी जगह सड़कों की समस्या थी, बहुत सारी सड़कें अभी स्वीकृत हुई है, कुछ और होना बाकी है। तो सरकार से मांग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो सड़कें भी हमारी स्वीकृत हो जाए।
दो सांदीपनि विद्यालय मिले थे, लेकिन अभी उनकी बिल्डिंग स्वीकृत नहीं हुई थी। एक नगरी का, एक महारानी लक्ष्मीबाई मंसूर का, तो उसका भी हमारा प्रयास है। एक शहर में पार्किंग की बहुत दिक्कत है, मंदसौर शहर में, तो पार्किंग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि 8-10 जगह छोटी छोटी पार्किंग बन जाए, ताकि शहर के अंदर यातायात की दिक्कत नहीं आए। बीच में कुछ खबर भी चली थी मल्टी स्टोरी पार्किंग को हाँ, लेकर एक पुराना जो घंटाघर था उसके पीछे अभी बन रही है वो। इसके अलावा एक दलोदा कृषि उपज मंडी एकदम से वो बढ़ रही है, वहाँ भी मैंने कलेक्टर से मिल के, और वहाँ पर जगह छोटी पड़ रही मंडी के लिए, किसानों के माल की आवक भी ज़्यादा है, तो प्रयास कर रहे हैं कि उस मंडी को भी और ज़मीन, अतिरिक्त ज़मीन मिल जाए। मंदसौर मंडी में भी हम सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऑटो वगैरह उसके अंदर छोटी गाड़ियाँ चल जाए, ताकि अब ठेला को धक्का देने वाले लोग मिलते नहीं है। किसानों को समय भी ज़्यादा लगता है, व्यापारियों को तो वो गाड़ियाँ चल जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या डीजल गाड़ी व्हीकल चल जाएंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। तो इन सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान है, और विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में भी जिला चिकित्सालय को लेकर कि यहाँ भी जितने भी लोग ये इलाज के लिए आए उनको प्रॉपर इलाज मिले, तो वहाँ तो खुद मैं स्वयं जाता हूँ और देखता हूँ, और प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे उनका इलाज हो। जैसे आपने इतने सारे विकास काम आपने बताए हैं, क्योंकि आप विपक्ष के विधायक हैं, मतलब विधायक तो खैर सभी के हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको कितनी मुश्किलें होगी बजट लाने में? क्योंकि अक्सर हम सुनने को मिलता है कि विपक्ष वाले हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि हम चूँकि विपक्ष के विधायक हैं तो हमें बजट नहीं मिल रहा है। तो क्या इस तरह की चुनौती आपके सामने भी आ रही है, या फिर भविष्य में आपको लग रहा है कि जो आप विकास कार्य बता रहे हैं उनको करने में आपको चुनौती होगी? देखिए, ये बात तो सही है कि दिक्कत तो आती है, लेकिन अब रोना रोने से क्या होता है। मैं तो प्रयास करता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मंत्री लोगों के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं या उप मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और मांग करते हैं। कुछ सफलता मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती है, और जो भेदभाव वाला आप बता रहे वो थोड़ा बहुत तो रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, वो हमको नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम प्रयास करें तो निश्चित ही सफलता मिलती है। तो मेरे प्रयास में मैं कोई कमी नहीं रखता हूँ, ताकि मुझे ये नहीं लगे कि मैंने मेरे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। तो अभी तक कुछ परेशानियाँ आई है, अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा है, एक विपक्षी विधायक होने के साथ साथ आप, क्योंकि विधायक तो आप हैं, अब सिर्फ आप जैसा बता रहे हैं कि होने से कुछ नहीं होता है, अभी तक आपको कितनी समस्या आई है अभी तक के कार्यकाल में? समस्या तो आती है, लेकिन समस्या से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, और आप ईमानदारी से और काम करोगे तो सफलता मिलती है, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेरे कार्य में 1% भी बेईमानी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अब आक्रामक हो रही है, मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं कांग्रेस आक्रामकता दिखा रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो आप कांग्रेस जितनी आक्रामक है उतने आक्रामक तौर पे भाजपा पे आरोप नहीं लगाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि विपिन जी सत्ता से मेल लेकर चल रहे हैं और वो सबको साथ के चल रहे हैं, ऐसा चर्चाओं में रहता है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। आज जैसे कालाखेत की समस्या थी, तो हमने उसको तरीके से चर्चा करके अधिकारियों से मिलकर विधानसभा में उठाकर उस समस्या को समाधान निकाला। हम किसी चीज़ के लिए 10 मिनट के लिए धरना दे दें, अगर उसका समाधान नहीं निकला तो। और रही बात सरकार की गलत नीति का विरोध, तो हम विधानसभा में भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। बीच में कुछ खबरें चली थी कि कमलनाथ जी भी अपने साथी कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, तो उस बात में क्या हुआ था? उस दौरान अचानक से ऐसी खबर क्यों फैली थी? आप क्या जानते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, क्या है कि राजनीति में कभी कुछ कितने ही मतलब लोग निकाल लेते हैं। अगर हम मान लो मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं या किसी बीजेपी के विधायक मंत्री के साथ कोई कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं, तो कोई भी अटकलें लगा लेता कि ये तो बीजेपी में जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी ने मेरे को विधायक बनाया, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे मैं चुनाव लड़ा, और हम विपक्ष में रह के भी हमारा उपदेश है जनता की सेवा करना, वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, और वो हम कर भी सकते हैं। पार्टी बदलने से मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है। बीच में ऐसा मतलब सीरियस में तो नहीं, पर मजाकिया तौर पे राजनीति गलियारे में ये चर्चा अक्सर होती है कि क्योंकि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई, तो मजाकी तौर पे चलता था कि संभावना ये बता रहे थे कि विपिन जी भाजपा में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए,
ये राजनीतिक गलियारों की चर्चा में, ये नहीं बोल रहा कि सच नहीं, में ऐसा नहीं। हो सकता है, ये सिर्फ राजनीतिक गलियारों की चर्चा आप है। जो कह रहे हैं वो हम भी सोशल मीडिया में बहुत से लोग लिखते जी। हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, क्या बीजेपी में जा रहे हो, क्या ये है वो है। तो मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, जी। लेकिन सरकार के जो लोग हैं जी। उनसे, मेरे क्षेत्र में काम करने के लिए उनसे मुझे मिलना पड़ता है, और हमारी कोई उनसे दुश्मनी तो है नहीं है। विचारधारा हमारी अलग अलग है, हम हमारी विचारधारा पे काम करते हैं, वो उनकी विचारधारा पे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और क्यों जाएंगे। मतलब अभी तक आपका ऐसा कुछ नहीं, जो भी चल रहा है सब अफवाह ही है। हाँ, ये बिल्कुल अफवाह है, और आगे भी अफवाह ही रहेगी। ये मैं, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। मतलब ऐसा इसलिए भी लोग बोलते हैं कि जब सिंधिया जी गए थे और आपने नज़दीकी विधानसभा हरदीप जी भी गए थे, बीजेपी में चले गए थे, तो वो जब तक नहीं गए थे तब तक वो यही बोल रहे थे कि हम कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन अचानक से फिर चले जाते हैं। तो इस तरह की जो अफवाहें फैलती है। अब जिन विधायकों ने सिंधिया को नेता मानना था वो चले गए, लेकिन मेरा नेता तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी कभी जाएगा ही नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो चलो राजनीति से केवल हटके, जैसे आप अभी तो यंग विधायक, आपको कह सकते हैं हम कि आप यंग विधायक हैं, तो जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है देश भर में, मतलब दिल्ली में जंतर मंतर पे देखा हमने, झारखंड में भी चल रहा है। आप जेनजी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी वो मांग रहे हैं, अगर कुछ गलत होता है तो युवा आवाज़ उठा रहा है, तो उन युवाओं को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, आने वाला समय युवाओं का है। जी। अगर जो युवा है जी। 20 साल, 18 साल, 25 साल, तो दिक्कतें अब उन्हीं का समय आ रहा, उन्हीं को आएगी। तो उनके हक की आवाज़ अगर वो उठा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। और आपने देखा होगा कि नीट में कितने ही बच्चों ने, जब पेपर लीक हो गया और उसके बाद परीक्षाएं स्थगित हो गई, तो कितने ही लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। और आज की तारीख में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सबसे जो महंगी चीज़ है वो शिक्षा है। बड़ी मुश्किल से सामान्य वर्ग के लोग कहीं से भी लोन लेते हैं, ज़मीन गिरवी रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर इस टाइप का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और मेरा तो मानना ये है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज है और स्कूल और ये ख़त्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देश के लिए गलत हो रहा है। क्योंकि हमारा मजदूर वर्ग का, गरीब वर्ग का, सामान्य मध्यम वर्गीय, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर ये प्राइवेट में जाएंगे तो इनके पास इतना पैसा तो है नहीं, क्योंकि प्राइवेट में भी आजकल क्या है कि फीसें ज़्यादा हो गई। और इसमें मैं प्राइवेट वालों को भी क्या दोष दूँगा, उनके भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो पैसा लगता है। तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये जो आंदोलन है, अभी तो मेरे हिसाब से बहुत छोटा था, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, आजकल आप देखोगे भर्तियों में भी धांधली होती है। जो योग्य बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, वो रह जाते हैं, बहुत सारे सेटिंग से पैसे देके या नेताओं का फ़ायदा उठा के और उनको नौकरियां मिल जाती। तो कहीं ना कहीं ये गलत तो हो रहा है देश में, और इसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ फिर झारखंड में, वो धीरे धीरे वो फैलता ही जा रहा है, मतलब हर जगह अब युवा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहा था, स्कूल के बच्चे भी आ गए, और वो स्कूल के बच्चे आ गए तो वो सही आए। हम क्षेत्र के अंदर जाते हैं, स्कूलों की तो ये हालत कर दी कि बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, उनकी पुरानी जो जर्जर अवस्था की बिल्डिंग है उनको कोई देखने वाला नहीं है, मतलब उनमें टॉयलेट नहीं है, बच्चों के लिए शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं है। तो अब जब हमारे सरकारी स्कूलों की ये हालत होगी तो निश्चित ही जंतर मंतर ने एक, मतलब वो रास्ता दिखा दिया लोगों को। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, वो पूरा सोशल मीडिया पे चला था। हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे कई सारे मीम्स चले, कई सारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी हुआ। तो आप जो नई पीढ़ी है उनसे जुड़ने के लिए क्या करने वाले, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा टूल हो गया है लोगों तक पहुंच बनाने का, तो आप सोशल मीडिया पे अपनी रीच कैसे बढ़ाएंगे, या फिर आगे आपकी क्या रणनीति है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात सही है, लेकिन हम जो भी करते हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से डालते हैं। इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ मैं, फेसबुक भी चलाता हूँ, और स्टोरी, ये वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है। तो निश्चित ही ये देखो अच्छी चीज़ भी है, हम जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को पता चल जाती है। अगर हम जो नहीं कर रहे हैं या हमसे कोई दिक्कत है तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चल जाती है। तो सोशल मीडिया से कोई, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। आप मतलब आप स्वयं भी चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब? हाँ, चलाता हूँ मैं भी। समय मिलता है आपको पूरा?
समय तो क्या, मैं सारा काम मैं खुद ही मेरी फेसबुक में ही चलाता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम में ही आपकी चलाता फेसबुक अभी भी आप ही चला रहे हैं, हूँ। आपने कोई मैनेजर वगैरह नहीं कोई रखा? कोई मैनेजर वगैरह कुछ भी नहीं, मैं जो पोस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ आप? मैं ही करता हूँ वो। हमें लग रहा था मतलब कोई नहीं नहीं आपने मैनेजर रख रखा होगा अभी सोशल मीडिया के लिए, नहीं, कुछ कोई भी नहीं? अपने कोई मैनेजर वगैरह ये कुछ भी नहीं, मेरी पोस्ट में डाल देता हूँ, बस गाड़ी में जब समय मिलता है बैठ के डाल ही तो ऊपर जो कैप्शन लिखे जाते हैं वो भी आप ही वो भी मैं लिखता हूँ। मतलब मेरे लिए कोई नया है, क्योंकि हम कैंपेनिंग हमने की है पहले, चुनाव के टाइम पे हम काम करते थे, तो सबकी अपनी अपनी टीम होती थी। सोशल मीडिया मैनेजर होता है, फिर कंटेंट स्पेशलिस्ट होता है जो सिर्फ कंटेंट लिख रहा होता है, तो ये सब आप ही कर रहे हैं पूरा? बस वो कहीं भी जाते कार्यक्रम में फोटो खींच देता कोई भी जी, डाल देते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आप युवा है, अभी तो कह सकते हैं युवा तो है ही। तो राहुल गांधी जी ने अभी जो सभा की थी वाराणसी में, प्रयागराज में माफ कीजिए, तो वहां पे उन्होंने कपड़ों के थ्रू एक मैसेज दिया था, मतलब पिंक कलर का शर्ट पहन के आए, क्योंकि वो युवाओं को लुभाता है। तो टी शर्ट पहन लेते हैं वो, बहुत बेगी जीन्स पहनने लगे, मतलब बेगी लोअर पहनने लगे हैं, ताकि जो युवा पहन रहा है आज का, जो जेनजी कपड़े पहन रहा है, वही कपड़े अब राहुल गांधी जी को हम पहनते हुए देख रहे हैं। और भी कई बड़े नेता है जो जेनजी को लुभाने के लिए इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। आपको हम जब भी देखते हैं आप हमेशा पेंट शर्ट में ही रहते हैं, तो क्या आप भी अपने सीनियर नेताओं को देखकर या फिर ऐसे पहनावे को में कुछ बदलाव करने वाले? क्योंकि देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि भले हम विधायक बन गए, लेकिन हमारा जो पहनावा रोजमर्रा की जिंदगी वो जो है वही रहना चाहिए जी, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। मुझे पैंट बुशर्ट में ही लोगों ने वोट दिए थे, जी, तो अब मुझे ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत है? जब पैंट शर्ट में पसंद किया उन्होंने, जी, तभी मुझे वोट किया। जी। तो अब नहीं, पसंद नापसंद की नहीं, मेरा मतलब है कि एक होता है सबका अपना, कि जैसे हम भी कभी आपको कुर्ते पजामे हमने कभी नहीं देखा, मतलब मैंने पर्सनली आपको कुर्ते पजामे में तो शायद नहीं देखा है, तो कुर्ते पजामे भी नहीं पहनते हैं आप? नहीं, मैं कुर्ते पजामे भी नहीं पहनता हूँ, बस मैं व्हाइट शर्ट अधिकतर पहनता हूँ। व्हाइट शर्ट और पैंट हाफ शर्ट है, ये मेरा फिक्स है। जी, और राहुल गांधी जी भी मैं आपको बताता हूँ कि वो भी कभी ये दिखावे वाली ड्रेस या इस टाइप का उनका नहीं रहता है। वो भी एक सामान्य ड्रेस की तरह ही वो पहनते हैं। और राहुल जी पहले भी इस टाइप के शर्ट और ये सारे पहनते थे। नहीं मतलब मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो जितने भी नेता आ रहे हैं वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम भी यंग है, ये बात टी शर्ट सही है पहन कि के जिस दिन सभा कर लेना, राहुल गांधी जी पिंक शर्ट पहन के आए, उस दिन देश में इतनी पिंक शर्ट बिकी, मतलब कुल मिला के नए युवा और ये सब राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, वही मेरा सवाल था कि जिस तरह से नेता भी समय के साथ बदल रहे हैं, मतलब इतने सीनियर नेता है, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता है, वो जब इस तरह का कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपका भी मन होता है कभी इस तरह की चीजें करने का? नहीं, मेरा तो देखो इंटरेस्ट रहता है काम में, और मैं ये मानता हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, किसी को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, और जनता हमारी पूरी एक्टिविटी पे ध्यान रखती है। जी। हाल ही में कुछ दिन पहले 15 अगस्त के दिन का ही एक फुटेज काफी सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, और वंदे मातरम के बीच में ही बताया जा रहा है कि वो रोकने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि हमें नहीं पता, कांग्रेस का जवाब था कि खड़गे जी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो वो उनको बैठने के लिए कुर्सी मांग रहे थे। तो वंदे मातरम को लेकर आपका क्या रुख है? क्या जो बिल पास हुआ है कि उसको राष्ट्रीय गीत की तरह ही सम्मान मिले पूरा, आपका रुख क्या है वंदे मातरम को देखिए, लेकर? कांग्रेस पार्टी तो वंदे मातरम का शुरू से सम्मान करती है, और हमारी तो मीटिंग के अंदर भी हम वंदे मातरम गाते हैं। और जो आपने 15 अगस्त का बोला है, इस दिन ऐसा वंदे मातरम रोकने का या ऐसा कोई भी सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झूठी अफवाह है। केवल एक इशारा किया था उनने, खड़गे जी, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि 85 के अबव खड़गे जी है, और खड़े थे तो उनको एक इशारा किया है कि चेयर, और वो भी एक सोनिया गांधी जी का बड़प्पन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं और एज भी है उनकी, तो उनके लिए एक इशारा किया, तो उसमें मैं नहीं मानता हूँ कि कोई गलत चीज है। वो बिल को लेकर आपका क्या रुख है? जो वंदे मातरम को पूरा सम्मान जो राष्ट्रगीत को मिलता आया है, राष्ट्रगान को जो सम्मान मिलता है वो राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को भी मिले? नहीं, सम्मान वंदे मातरम को भी मिलना चाहिए, राष्ट्रीय गीत को भी मिलना चाहिए, जितने भी हमारे राष्ट्रीय गीत और इनको सबको सम्मान मिलना चाहिए, और सब सम्मान देते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही सम्मान देती है, कांग्रेस के अधिवेशन में भी उसको गाया जाता है। यहाँ पे भाजपा रही है 2003 से ही, जहां तक मुझे ध्यान है 2003 से ही लगातार भाजपा जीतती है। ओम प्रकाश जी पुरोहित जीतते हुए आए, फिर जसपाल सिंह जी सिसोदिया लगातार 3 बार जीतते हुए आए। आप आए और उस किले को भेद दिया आपने, यहाँ पर आप भाजपा को हराकर विधायक बने, तो उस जीत के पीछे के कारण क्या थे? मतलब आप क्या मानते हो, क्या कारण रहे होंगे आपकी जीत के? देखिए, एक तो हमारी जो पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी, दूसरा मुद्दों पे आधारित हम चुनाव लड़े। हमने शिवना का जो मुद्दा था वो उठाया,
काला खेत का जो मुद्दा था वो उठाया, शहर में पार्किंग के मुद्दा था वो उठाया, और जो भ्रष्टाचार था उसको मुद्दा बनाया। जो शहर में आप देखते हैं कि बहुत से नेताओं के अपने ठेकेदार होते थे, उसको मुद्दा हमने बनाया कि भैया हमको अगर आपने वोट दिया तो हमारा कोई ठेकेदार नहीं रहेगा जो अच्छा कार्य करेगा। तो बहुत सारी जो चीजें थी, मैंने ये भी मुद्दा बनाया था कि अगर मुझे आप विधायक बनाओगे तो मैं सिंगल पर्सन विधायक रहूंगा, ना मेरा भाई, ना मेरा बच्चा, ना परिवार के कोई विधायक बनेंगे, ना मैं ये उनसे कहूंगा तुम उनसे जाके पहले मिलो। तो ये सारी चीजें थी, जितनी भी कमियां थी उन सारी चीजों को हमने मुद्दे बनाए। तो ये तैयारी आपकी पहले से थी या आपको भी पता नहीं था कि आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष तो थे पार्टी के, तो आपको ये पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है या आप भी पहले से रणनीति बना के चल रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना ही है और उसकी तैयारी आप पहले से कर रहे थे? जिलाध्यक्ष के लिए बोला था, मुझे अचानक ही जिलाध्यक्ष बनाया जी। उसके बाद मुझे पार्टी ने टिकट दिया। टिकट जरूर मैंने मांगा था, 18 में भी मांगा था, 18 में नहीं मिला था, अब मिला मुझे, और उसके बाद जनता का भी आशीर्वाद मिला। आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? बस मेरा तो ये रहता है कि जितनी भी शासन की योजनाएं बनी है लोगों को उनका लाभ मिले, मेरी विधानसभा में अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके अलावा लोग सुकून से शांति से विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहें। नहीं, मैं चुनाव अच्छा मतलब इलाज चुनाव की मिले। रणनीति के लेके कर रहा हूँ, विकास कार्य को लेकर नहीं। आपकी व्यक्तिगत रणनीति राजनीति में क्या रहने वाली है? नहीं देखिए, अब जो मैं चुनाव लड़ूंगा ना, तो पहले तो मुझे बताना पड़ता था कि ये चीज है वो चीज है। अब जनता डिसाइड करेगी, मेरा 5 साल का कार्यकाल देखेगी, जनता को अच्छा लगे तो मुझे मौका देगी, जनता को नहीं लगा तो नहीं देगी। जनता के ऊपर है अब पूरा डिपेंड। नहीं, ये अब जो नए नए टूल आ रहे हैं राजनीति में भी, अब क्योंकि कंसल्टेंसी फर्म आने लगी, रणनीतिक समितियां आ रही जो चुनाव का मैनेजमेंट कर रही होती पूरी, सोशल मीडिया एक बड़ा टूल बन गया है, कार्यकर्ता अपने स्तर पर लड़ते हैं, तो आपको उसको लेकर अभी से कोई रणनीति लेकर चल रहे हैं या फिर चुनाव आने के टाइम ही आप ऐसा मान के बैठे कि जब देखा जाएगा ऐसा? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि जनता परेशान है। अब जनता जो जनप्रतिनिधि चुनेगी वो व्यक्ति देख के चुनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव होएगा तो निश्चित ही अब जो है कि हम किसी पार्टी ने किसी को भी खड़ा कर दिया और उसको वोट दे दिया, और वो अब चलने वाला नहीं है। तो आपके नजरिए से दतिया की जीत क्या मायने रखती है? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ता है, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी हमको जीते हैं, हमको अति उत्साह में नहीं रहना चाहिए और हमको मेहनत करना चाहिए। ये बात सही है कि हमारी सीट थी, लेकिन जिस प्रकार में भारतीय जनता पार्टी ने 110 विधायक, 15 मंत्री, मुख्यमंत्री जी, करोड़ों रुपए के पैसे बांटना, डराना, धमकाना, उसके बाद भी जनता ने कांग्रेस को वोट किया, तो कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश है। मंदसौर की राजनीति में कांग्रेस में कई बार हम देखते हैं गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी होती है, कई बार मंच पे माइक को लेकर कुछ अनबन हो जाती है, कभी आगे आने को, सब जो रैली निकल रही होती है उसमें आगे आने को लेकर कभी ऐसा पूरा प्रोटेस्ट से हटकर ध्यान सबका उस लड़ाई पर चले जाता है। तो इस अनुशासन को लेकर आपका क्या कहना है? आप इन सब चीजों से कैसे निपटेंगे? क्योंकि इससे पार्टी की छवि तो धूमिल होती है, बात आप भी जानते हैं कि जब पूरा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लास्ट में कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटी मोटी चीज होती है, वो प्रोटेस्ट से पूरा ध्यान हटकर अखबारों में हो, सोशल मीडिया पे, सब जगह ध्यान पूरा उस विषय से हटकर इन चीजों पे आता है। तो इन चीजों से आप कैसे सामना करेंगे आगे? देखिए, ये चीजें तो हमारे परिवार के जो कार्यक्रम होती है उसमें भी होती है, शादी ब्याह हुआ, कुछ भी हुआ तो हमारे घर में भी होती है। जी। तो ये तो एक कॉमन बात है, किसी ने किसी को धक्का दे के आगे आ गया। अब उसको तो क्या है कि जो मीडिया वाले हैं उनको एक अलग से हेडलाइट देना होती है, तो वो देखे और उस न्यूज को बड़ा चलाकर बता देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उज्जैन का एक वीडियो चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं और एक ने धक्का देके ना वो आगे आ गया। तो ये तो क्या है, एक्चुअली में कोई आगे आना पीछे जाना नहीं, ये तो सारी पार्टियों में, दोनों दलों में चलता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अनुशासनहीनता हो गई है, ठीक है, किसी का ध्यान नहीं है और कोई वरिष्ठ पीछे रह गया और वो आगे आ गया, और ये तो सारी पार्टियों में चलता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी की स्थिति मंदसौर में नहीं है? देखिए, आप देखोगे कि 1 साल के आसपास हो गए हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र गुर्जर जी को बने हुए। सारे लोग मिलजुल के कांग्रेस का काम कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और कांग्रेस में अब जो एक जो
पुरानी जो लाइन थी वो तो ऑलरेडी अब एक समाप्त हो गई है। तो अब सब क्या है कि नए नए आए, तो नए का सारों का सोचना यही है कि हमको किसी प्रकार की गुटबाजी करना नहीं, और फिर क्या है कि सब राहुल गांधी जी से सीख ले रहे हैं, और अभी सबका लक्ष्य एक ही है कि भाजपा से लड़ना। अब अगले 2-3 साल लगातार चुनाव के रहने वाले हैं। नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे। नगर पालिका, जैसे आपने मंदसौर का किला, जो भाजपा का किला था, उसको तो भेज दिया विधानसभा का। अब नगर पालिका में भी लंबे समय से बीजेपी है, हम देखते आ रहे हैं। तो इस किले को आप कैसे भेजेंगे, मंदसौर नगर निगम का, नगर पालिका का, माफ कीजिएगा? देखिए, नगर पालिका 50 साल से बीजेपी के पास है। जी। हम जनता के पास जाएंगे, और जो एक सुव्यवस्थित शहर होना चाहिए वो 50 साल में हमारा नहीं हुआ। आप देखो कि मंदसौर के अंदर एक भी पार्किंग नहीं है। जी। तो ये सारी चीजें हमको मंदसौर की जनता को बताना पड़ेगा कि अगर आपने हमको मौका दिया तो हम ये जो दिक्कतें आ रही है, आज बहुत सी जगह सीवरेज की दिक्कत है, बहुत सी जगह पीने के पानी की दिक्कत है, बहुत सी जगह लाइट की दिक्कत है, बहुत सी जगह रोडों की दिक्कत है। 70-75 कॉलोनी जो अवैध थी उनको वैध की, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जनता के सामने रखेंगे कि आपने इनको 50 साल दिए हैं जी। 5 साल हमको दो। तो जैसे अब राजनीति बातें बहुत सी हो गई, मतलब हमारे जो सोच के आते हैं सब सवाल हो गए। अब कुछ आपसे व्यक्तिगत सवाल में जो पूछना था, आपको मंदसौर का स्थानीय खाने में क्या पसंद है? देखिए, मंदसौर, हाँ, मतलब आप तो शिवना के किनारे ही बैठे, वो भी हमारे ध्रुव भाई बता रहे हैं। तो आपको खाने में क्या पसंद है? हम देखो कचौरी लेके आए हैं। स्थानीय तौर पे आपको मंदसौर का स्थानीय कौन सा खाना है जो आपको बहुत पसंद है, या फिर स्ट्रीट फूड के लिए जो मिलता है? देखिए, एक्चुअली मैं सिंपल खाना खाता हूँ। नहीं, ये सवाल मुझे मुझे लगता है पॉलिटिकली करेक्ट बात होगी, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बंसीलाल जी से बात की थी, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि मुझे बस घर का खाना पसंद है। क्या मतलब आपको असलियत में ऐसा होता है कि सब नेताओं को सिर्फ घर का ही खाना पसंद होता है? नहीं, ये एक्चुअली में क्या है कि हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, इतने कार्यक्रमों में जाते हैं, तो डेली मीठा और फास्ट फूड और ये सब खाने को मिलता है। तो हम सब अधिकतर नेता ये सोचते हैं कि हम घर का खाना खाएं। और मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं तो भोपाल भी जाता हूँ, तो मेरे को जो रेस्ट हाउस मिला हुआ, वहाँ हमने किचन बना रखा, तो हम तो वहाँ भी खाना हाथ से बना के खाते हैं। तो सिंपल खाना खाता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी दलिया, ज्यादातर मूंग और इस टाइप की चीजें खाता हूँ। तो कभी ऐसा मन होता है तो मंदसौर में कहीं तो जाते हैं कोशिश, मतलब कभी ऐसा हो गया चटपटा खाने का? ये बिल्कुल, कभी गुप्ता जी का समोसा खा लिया, कभी पाव खिचड़ी खा ली। तो ये कभी ऐसा, वैसे मैं घर से मेरा टिफिन भी लेके टिफिन लेके आते हैं आप? टिफिन साथ में रखता हूँ, मैं 2 पराठे साथ में रखता हूँ, ताकि कभी भूख लगे तो हम। आप मतलब घर से टिफिन लेके आ रहे हो यहाँ पे? कभी नहीं, खाना खा के आता हूँ, 2 पराठे लेके आ जाते हैं, लेट सेट हो जाते हैं और भूख लगती है तो हम तली गली चीज खाएं, इससे तो घर के 2 सब्जी पराठा खा लें। तो वो मैं अधिकतर वो साथ में लेके आता हूँ। उसके बाद भी कभी भूख वगैरह लग जाती है तो कोई फल फ्रूट है सीजनेबल और वो खा लेते हैं। बाकी अधिकतर बहुत सिंपल खाना, हरी सब्जी रोटी दाल दलिया खिचड़ी बस। कचौरी कैसी लगती है आपको? नहीं, कचौरी बढ़िया लगती है, बिल्कुल खाता सब चीजों में। कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं। मेरे घर पे भी जो बनी होती है, कोई फरमाइश नहीं रहती है, जो सब्जी रोटी बनी है वो खा लेता हूँ। बाहर का ऐसा मतलब बहुत ज्यादा शौकीन आप भी नहीं लग रहे हैं मुझे। कभी मन हुआ कि कुछ खा लिया, कहीं कैफे पे चले गए, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी कभी वो कहीं चले गए और कुछ खा लिया, वो अलग बात है। बाकी मैंने बताया ही, पराठे लाता हूँ और मेरी गाड़ी में चने भी रहते हैं, भूख लगती है तो चने खा लेते हैं। अपने परिवार के साथ समय निकाल पा रहे हैं अभी? मतलब जितना पहले निकाल पा रहे थे उतना समय निकाल पाते हैं? नहीं, दिक्कत तो आती है, सुबह से शाम तक कार्यक्रम रहते हैं, तो फिर भी कोशिश करते हैं कि सुबह 1-2 घंटे परिवार के साथ ही रहें। शाम को भी मैं जब भी घर पहुंचता हूं तो परिवार के साथ भी 1-2 घंटे रहता हूं। कुछ हमारे मित्र लोग हैं, उनके साथ घूमना फिरना। जैसे आपके परिवार में आपके बेटे बेटी है अभी कितने हैं? 2 लड़के हैं मेरे। उनको समय जैसे स्कूल में है या कॉलेज में भी है? नहीं है, एक तो अभी इंदौर में है और एक दलोदा में ही है। मेरा फतेहगढ़ की है पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप संभालता है। बाकी हम सब साथ में रहते हैं। उनके साथ ऐसा मन होता है कभी घूमने चले गए, वैसा हो पाता है? आप समय मिलता है उन चीजों के लिए? नहीं, वो अब तो क्या है कि सार्वजनिक जीवन में तो समय मिलता नहीं है। बाकी कभी कभी कहीं
भले मूवी देखने चले जाते हैं या कहीं घूमने वगैरह चले जाते हैं, पर ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। अब मूवी मतलब थिएटर में आके देख रहे हैं या फिर नहीं, घर थिएटर पे? में जाके देखते हैं, घर पे नहीं। कौन सी मूवी देखी थी लास्ट? आखिरी बार कौन सी मूवी देखी थी थिएटर में? मैंने जावा देखी थी। कौन सी? जावा जावा। जावा। अभी मूवी को लेके भी बहुत सी बार कंट्रोवर्सी चलती है, ये मूवी अच्छी नहीं है, ये मूवी ठीक है। मतलब मूवी का भी राजनीतिकरण हो रहा है। मतलब पहले सिर्फ मूवी को मनोरंजन के स्तर पे देखा जाता था कि मनोरंजन का माध्यम है, लोग देखते थे और भूल जाते थे। जब से मोदी जी आए हैं, उनने हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया। ये भी उन्होंने किया है। वो हर चीज, खाने का भी राजनीतिकरण कर दिया उन्होंने। खाने का राजनीतिकरण कैसे हुआ है? मोदी जी क्या करते हैं, जिस राज्य का चुनाव हो गया उस राज्य की डिशेस के दिल्ली में जाएंगे ना, खाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। आपको ये कचौरी कैसी लगी है? कचौरी बिल्कुल बढ़िया, नाना भाई की कचौरी है, बढ़िया है, फेमस कचौरी है। पहले खाई है आपने? हाँ बिल्कुल खाइए। आप तो सफाई भी यही करते हैं सुबह? हाँ, हम सुबह सफाई। कितना टाइम हो गया सफाई करते? मतलब कितने दिन हो गए हैं? मतलब हमको 1 मई से चालू किया था हमने, 15 महीने हो गए हमको। अभी बारिश है इसलिए संडे संडे को करते, फिर इसको कंटिन्यू चला देंगे। मतलब रोज सुबह आके रोज सुबह कितना समय देते हैं यहाँ पर? मैं 6:30 बजे घर से निकलता हूँ, 7 बजे यहाँ आ जाता हूँ और 9:15 बजे हम वापस चले जाते हैं। और ये नियमित चल रहा था? ये नियमित चल रहा था। मेहनत तो लग रही है। आपको लग रहा है आपके कार्यकाल तक पूरी नदी तो साफ हो ही जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगले चुनाव में नदी दिखाकर वोट करेंगे, वोट मांगेंगे मतलब? नहीं, ये तो जनता को सोचना है, जनता को फैसला करना है। हमने तो लोगों से वादा किया था कि इसको प्रदूषण मुक्त करेंगे और वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपने हमको समय दिया, काफी लंबी चर्चा करी, हमने आपका समय भी काफी लिया है। आपको जो अपनी चर्चा रही है, ये अनुभव आपका कैसा रहा? बिल्कुल सही वाला, ये अच्छा लगा हो तो आपको बताना, अच्छा लगा, नहीं लगा तो नहीं देखो, पता लगाना। सामने कैमरा भी है। आपको जो असलियत में लगा, हमने जो बातचीत अभी जो अपने आधे घंटे में 1 घंटे में जो अपनी चर्चा रही, वो कैसी लगी है? नहीं बिल्कुल आपकी सकारात्मक है और मुझे तो अगर कोई मेरी गलती भी बताता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसको दोहराऊं नहीं और उसको सुधारने का प्रयास करूं। आपने जितने भी प्रश्न पूछे, सारे प्रश्न बहुत अच्छे पूछे और वास्तविक में हम जनप्रतिनिधि है, हमसे सवाल जवाब होना चाहिए, अच्छे बुरे सारे सवाल जवाब होना चाहिए। हमने विपिन जी से खुल के बात करी, इन्होंने भी बेबाक होकर हर सवालों का अच्छे से जवाब दिया और बिल्कुल ऐसा नहीं हमको लगा कि कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आगे आपको देखना है कि ये आपको कैसा लगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे अगर आपकी कोई राय है, अगर कोई सुधार है तो आप हमें बता सकते हैं। और अगला पॉडकास्ट हमें किसका करना चाहिए, ये भी आप हमें जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा शो क्या सोचता है देश का युवा। धन्यवाद।